आप सभी का हमारा तीसरा YouTube का ये वीडियो पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे भाई और बहन हैं जो इस बार के 10th बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम सुविधा लाए हैं। और सुविधा में आपको जानकारी हो गया है लगभग SST पेपर, संस्कृत पेपर और हिंदी पेपर, यानी कि कहने का मतलब भैया 300 नंबर की आपको प्रीफेंस तैयारी के साथ आपको तैयारी कराया जाएगा। 300 नंबर का तैयारी हम कराएंगे, इसकी जिम्मा हम लेते हैं बोर्ड में। तो 10th का ये 3 विषय और 3 विषय का जो फी है वो 5 मंथ का फी मात्र 899, यानी कि 5 मंथ पढ़ाएंगे और सिर्फ 900 रुपया। 1 मंथ का 900 नहीं है, समझना नहीं है। 5 मंथ का कॉम्बो क्रैश कोर्स आपको दिया जा रहा है हमारे संस्थान में मात्र 899 रुपया में। और इसमें हम लोग आपको संस्कृत का अपने वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें 0 से हीरो लेवल यानी कि छोटा उसका शून्य की जानकारी दिया गया है। संस्कृत कैसे उत्पत्ति है ये सब बताया गया, वो आप हमारे अपलोड है वीडियो, उस पर जाकर देख सकते हैं। और एक और वीडियो अपलोड है संस्कृत के बारे में, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, सिलेबस की जानकारी बताई गई है। विद्यार्थी को जैसे क्या होता है कि सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, तो उस चीज के लिए आपको जो है वीडियो उस पर प्रस्तुत है, अपलोड किया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि SST पेपर हम कैसे पढ़ाएंगे। और SST पेपर का एक अहम बुक है जिसका नाम है इतिहास। SST विषय का अहम भाग है जिसका नाम है इतिहास। इतिहास को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो 10th स्टैंडर्ड का इतिहास है उसको देखते हैं। सबसे पहले अनुरोध यही है, जो वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन नहीं दिए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एकदम बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट बना है। ढेर दिन से सपोर्ट नहीं मिलत, ये सब करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इतिहास शब्द कैसे आखिर इसका निर्माण हुआ और इतिहास शब्द जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस चीज को पहले हम विषय के बारे में आएंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेना जरूरी है। ऐसी अब कोनो के घर नहीं चल रही है, उसके बारे में कुछ जानिए कि हाँ कैसा है व्यवहार उसका, कैसा है, सब ने जानते हैं कि हाँ घर पर चलिए उनका देख रेख कर लेते हैं। तो उसी प्रकार इतिहास के बारे में पहले नाम जान लीजिए कि इसका नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है भैया, ये 3 वर्ण जैसे इति, जोड़ आस, 3 शब्द कहिए, अक्षर कहिए, वर्ण कहिए, ये तीनों से मिलकर बना है, संयुक्त किया है और तीनों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है इतिहास। इति और आस, इसका अर्थ क्या होता है? इति माने होता है इस प्रकार, समझे। माने होता है कि आपको जो है वास्तव में या निश्चय ही, समझ गए। और आस का मतलब होता है कि हुआ होगा या हुआ था, समझ गए। तो इसको कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा। जैसे कोई भी इतिहास रचनाकार करते हैं, इतिहास में जो रचनाकार करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा, आपको प्रस्तुत करते हैं, क्या सर? हाँ, तो जो देख रहे हैं कि इति मतलब होता है इसी प्रकार वास्तव में या हुआ था, ऐसा ही वास्तव में हुआ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब समझेंगे कि सर एक और बता दीजिए, बता ही रहे हैं आप बढ़िया से, तो एक और बता दीजिए कि इसका इंग्लिश शब्द हम ही लिखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए कि हिस्ट्री कहाँ से आया है सर? तो हिस्ट्री भैया एक शब्द से बना है, हिस्टोरी, हिस्टोरिया शब्द से बना है, ठीक है। जो आपका ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज का ये शब्द है हिस्टोरिया, जिसका अर्थ होता है हिंदी खोज या अनुसंधान। तो खोज या अनुसंधान इसका अर्थ होता है। हिस्टोरी का हिंदी अर्थ खोज या अनुसंधान होता है। तो मान लीजिए हिस्ट्री में आप जो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई भी रचना किया है, घटना है, उसको लिखा है ना, सुनी सुनाई घटना है, तो ऐसे ही वास्तव में हुआ होगा। और हिस्टोरिया का आपको बता दें कि हिस्ट्री कैसे बना है, तो ग्रीक भाषा यानी लैटिन हिस्टोरिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है खोज।
अब ज्यादा डीपली नहीं जानेंगे सर, अब डीपली जानेंगे नहीं, क्या कि सब पूछता नहीं है, कोई नहीं जानता है। चलिए छोड़िए, इस सबको नहीं देखना है हम लोग को। हम लोग 10th स्टैंडर्ड के फॉलो करेंगे, 10th स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, 10th के सिलेबस को। देखिए इतिहास जब पढ़ेंगे भैया, इतिहास जब पढ़ेंगे हम, तो आपको आता है पहला चैप्टर एकदम यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी से पार करिए तो आपको 3-4 चैप्टर आओ, लगभग 5-6 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है एकदम आपका, समझ गए भैया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद तो पहले जाने कि यूरोप है क्या सर, यूरोप जान जाइए कि यूरोप है क्या। तो यूरोप भैया आपका एक महादेश है। महादेश हमारे पूरे विश्व में कितने हैं, कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। तो 7 हैं, आप लोग को बता दिया जा रहा है। जानकारी है, अच्छी बात है, नहीं जानकारी है और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं आपको। तो यूरोप में आपका एक प्रकार का क्या है, महादेश है। और मैं कह रहा यानी कि इसके अंदर, और इसमें जो है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र माने होता है देश, आप लोग ध्यान रखिएगा। कई में क्या कहते हैं, संकोच में रहते हैं कि राष्ट्र के मतलब और राज्य होता है या देश होता है, तो राष्ट्र के मतलब भैया देश होता है। राज्य का राज्य ही होता है और राज्य का इंग्लिश स्टेट होता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें आपको कुल धरती पर, पूरे पृथ्वी पर 7 महादेश है। हम लोग किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में। उसी प्रकार एक यूरोप है महादेश, जिसमें आपको राष्ट्रवाद की भावना पढ़ना है। हम लोग के यहाँ भी राष्ट्रवाद हुआ है, तब तो हम लोग आजाद हैं, अंग्रेजों से आजाद हुए और लोकतंत्र का स्थापना हुआ। तो उसी प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद है। और यूरोप का यही मानचित्र है आपका, प्रस्तुत है बोर्ड पर। यूरोप महादेश जो है उसका मानचित्र आपका बोर्ड पर प्रस्तुत है भैया। और यही यूरोप में जितना देश है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो देखिए एक यूनाइटेड किंगडम देश है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं ब्रिटेन, जाना माना नाम लगेगा। फ्रांस भी आपको जाना माना नाम लगेगा सर, फ्रांस भी देख ले सर। ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, यूक्रेन और रूस तो आओ जाना माना लग रहा होगा, क्योंकि ये 2022 से इन दोनों के बीच में एकदम युद्ध चल रहा है, तो इसके वजह से न्यूज में चर्चित रहा है। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस प्रकार से जर्मनी है। ये सब का हम लोग इसमें सब में जो कैसे आजाद हुआ ये सब देश, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि पहले क्या पढ़ेंगे। आखिर पूछिएगा ना कि सर जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद आया, तो आखिर किस देश से शुरुआत हुआ होगा, कैसे राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति हुई, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए कि राष्ट्रवाद आखिर उपजा तो कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे हमने के यहाँ जो कथा आता है कि महात्मा गांधी के ट्रेन में से फेंक देने तब महात्मा गांधी जो है निश्चय कर लिए कि अंग्रेज को भगा देंगे, और इस प्रकार से क्रांति का रूप हुआ। क्रांति एक से एक आया, आंदोलन किए तो जाके अंग्रेज भागे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर राष्ट्रवाद उपजा होगा। तो आखिर कैसे, किस क्रांति या कोई कुछ हुआ होगा, कुछ बात हुआ होगा, तब तो इसका उत्पत्ति हुआ राष्ट्रवाद का। और पहले आप लोग को बताते हैं, पहले सभी देश जो है बाहुबल की शक्ति चलती थी। बाहुबल क्या है सर, जेकरा मानिए कि बाहु में बल था, क्षमता है, शक्तिशाली है, सेना से भी शक्तिशाली है, तो वो आधिपत्य जमा लेता था और शासन करता था। आपको मान लीजिए कि हमारे यहाँ मुगल वंश आए, जो हमारे यहाँ के राजा को पराजित करके आधिपत्य जमा लिए। उसी प्रकार से यूरोप में भी चलता था। यूरोप भी जो फ्रांस में एक वंश का गुलाम था, जिस वंश का नाम है बुर्बो वंश, और उसी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको अगर कोई पूछेगा कि राष्ट्रवाद की भावना किस महादेश में आई, तो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना पूरे पृथ्वी पर यूरोप महादेश में आया था सर। और अगर कोई पूछे कि हाँ अगर यूरोप में किस देश में आया था राष्ट्रवाद की भावना, तो वो फ्रांस में। एकदम आराम से पढ़िए, आप लोग एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीना बर्बाद हो चुका है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 300 नंबर का एकदम प्रिपरेशन का जिम्मा। चलिए देखते हैं अब क्या है कि अगर राजा रोज 100 तरह का खाना खाए और जनता को रोटी भी ना मिले तो क्या होगा। यही चीज देखने के लिए हमको चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पंक्ति लिखा हुआ मिलता है, 1789 ईस्वी की क्रांति। इसी चीज को दर्शाता है, इसी लाइन को।
जो 1789 क्रांति घटना हुई वो एक दो मात्र लाइन में उसकी पूरी चर्चा है। देखिए शिक्षक सभी को है, लेकिन पढ़ाने का अपना अपना ढंग है। हम आपको मॉडलाइज तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप समझ पाए घटना को, अपने अंदर धारण कर पाए क्या हुआ होगा। आप खुद कल्पना करिए कि अगर राजा रोज 100 तरह के खाना खाए और जनता को रोटी भी ना मिले तो क्या होगा। आप उस कंडीशन पर जाकर देखिए कि हम आखिर रहते तो हम क्या करते हैं, समझ गए। तो लाठी लेके तू तो दौड़ देते हैं एकदम। जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी जी कैसे किए कि पेपर लीक हो जाए एकदम दौड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफा चाहिए। उसी प्रकार से समझिए कि एक ऐसा राज्य है या देश है जहां पर राजा खूब खा पी रहा है, एकदम बाल बच्चा होकर इसी में सूचित है। यहाँ जनता के बासी रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी भी नहीं मिल रहा है, यानी कि बासी रोटी यानी सूखा रोटी भी नहीं मिल पा रहा। इसी चीज को हम लोग को दिखाता है आपको 1789 क्रांति। देखते हैं 1789 क्रांति क्या है। 1789 क्रांति जानने से पहले जानेंगे कि उसमें राजा या शासनकाल किनका चलता था। देखिए ये है आपके लुई 16वां जी, श्री लुई 16वां जी, लुई 16वां इनका नाम है, ठीक है। और ये जो है किस वंश के शासक थे, आपको शुरुआत में बताएं कि ये जो है बुर्बो वंश के शासक थे। बुर्बो वंश का शासन कल चल रहा था जिस समय ये क्रांति हुई थी। जैसे मान लीजिए कि पहले वंशानुवाद चलता था, जिसके बाहु में बल था वही शासन करता था। तो ये बुर्बो वंश के शासक थे, लुई 16वां है, ठीक है। और ये इनका पुत्र है जिनका नाम है लुई 17वां। तो ये नाम पर नहीं जाना है कि लुई 16वां 17वां पहुंचे, तोरो माने तो रख ला, कोई दिक्कत ना है। ये अपना अपना देश के अपना नाम रखने पर है, आप भी कुछ कुछ नाम रखते हैं। ये जो है यहाँ रहते थे आपके लुई 16वां, इमेज पर आपको ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पर आपके रहते थे लुई 16वां। ये इनका भवन है या राजभवन कहिए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, उनका भवन है राष्ट्रपति भवन। उसी प्रकार से ये लुई 16वां का भवन है। और ये लुई 16वां के भवन है जब क्रांति हुआ आपका, ये 1789 की क्रांति को, ये जो दृश्य है 1789 ईस्वी की क्रांति को प्रकट करता है कि आखिर कैसे ये क्रांति हुआ होगा। इस चीज को ये जो है फिगर आपको प्रकट कर रहा है। ये लुई 16वां के भवन पर सैनिक है, जनता है, चढ़ा हुआ है, एकदम मारने पर लाठी ले लेके दौड़ी थे, राजा भाई था एकदम, समझ गए। तो एकदम काल्पनिक तरीका से उतारिए अपने अंदर और इस चीज को पढ़िए, इस लाइन को, कि अगर राजा रोज 100 तरह का खाना खाए और जनता को बासी रोटी भी ना मिले तो उस समय क्या आखिर हुआ होगा। उस स्टेप को आप क्या करते हैं, आप उस समय क्या करते हैं, इस चीज को देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या किया जनता वहां का। ये कहानी हम पढ़ रहे हैं भैया फ्रांस के। पहले तो जाने कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, लेकिन यूरोप में सर्वप्रथम किस देश में राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति हुई थी, तो फ्रांस में। तो फ्रांस में उत्पत्ति हुई, तो भैया फ्रांस में आखिर कैसे उत्पत्ति हुई, तो इसी क्रांति, यह जो 1789 क्रांति है, यही राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति। राष्ट्रवाद क्या है सर, तो अपने राष्ट्र के प्रति भावना प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्रांस में आखिर क्या हुआ। फ्रांस में क्या हुआ भैया कि 1785-86 ईस्वी में पूरा जो है वहां की संख्या एक बैक ग्रो कर गई। एक बैक 2 करोड़ से सीधे 4 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब मान लीजिए कि आप ही के घर में पहले सदस्य थे 4 गो और कोई मेहमान चला आए और हो जाए संख्या 10 गो, और वहां घर में भोजन की सामग्री कम है, चावल 1 किलो था, कैसे खिलाइए। कहीं ना कहीं से तो आपको लाना होगा, बाहर से, दुकान से, किसी भी मदद मांगिए पड़ोसी से कि हाँ दे दो हमारा एक पहुंचाओ। ये कीजिएगा, ये चीज को अपनाइएगा, इस कंडीशन को। उसी प्रकार से 1785 और 86 में यहाँ मेहमान नहीं आया था, यहाँ जनसंख्या बढ़ गया। फ्रांस में, फ्रांस देश जो है, यहाँ की जनसंख्या एक बैक 85-86 में ग्रो कर गई। अब ग्रो करने का कारण हुआ कि जो मान लीजिए कि किसान भूमि उपजाऊ करते थे उसमें कुछ एडजस्ट कर लिए, जहाँ 2 रोटी तो 1 रोटी कम, भूमि पर उपज इसमें कम हुआ, यानी कि अकाल कहिए एकदम। 1785 ईस्वी में फ्रांस के लिए एकदम अकाले पड़ गया 85-86 ईस्वी में, क्योंकि भूमि का भी सही सिंचाई या वर्षा न होने के कारण सही जो है अनाज का उपजाऊ नहीं हो पाया, जिसके कारण और कमी बढ़ गई। और कमी बढ़ गई तो जनता क्या हुआ, लुई 16वां के पास पहुंचा एकदम कि मालिक ऐसा बात है, राजा आप ही हैं, आप बताइए कि हाँ कैसे अब किया जाए, हमारे घर एकदम
दो ऐसी मौत हो गया, भूखे मर गया हमारा बेटा, अब हम लोग कैसे रहें? अनाज भी उतना उपज नहीं हुआ, किसान के पास क्या स्रोत है? उनकी जो धन संपत्ति है खेती बाड़ी है, कृषि। तो इस प्रकार से लुई सलामा के पास जाए, लेकिन लुई सलामा जो है थोड़ा सा अय्याश टाइप के शासक था, ये जनता पर बिल्कुल नहीं ध्यान देता, इसको कोई मतलब नहीं है, अपने 100 प्रकार के एकदम खा रहा है। छेना है तो छेने के वैरायटी है, काला जामुन, रसगुल्ला, हाई हाई सब इत्यादि एकदम वगैरह तरह के भरा हुआ है इसके भवन में, और इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है भैया। अब मान ले हूं कि घर में 4 गो भाई रहता है, अब 3 गो भाई जो है बड़का भाई के सब कमा कमा के पैसा जमा करा है, मुखिया उसी को बने ले। तो कमा कमा कर पहले जो राजतंत्र चलता था, आपको जानकारी होना चाहिए कि कर लेते थे लोग, तो टैक्स लिए किसान से, तो उसका भी भरपाई कीजिए है ना, कुछ दीजिए है ना, उसका भी योगदान सरकार हम लोग से टैक्स लेता है। अभी भी चीनी में कुछ भी में आप सामान खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स लेता है, तो उसका देखिए सरकार हम लोग को बनाती है, सड़क बनाती है, बिजली दे रही, बिजली का अच्छा पैसा ले रही है, सड़क बनाती है, नए नए निर्माण करती है, हमारे देश को ऊंचाई पर ले जाती है। तो उसी प्रकार जो लुई सलामा थे तो एक और टैक्स लेते थे, जनता इनसे मांगा कि देखिए जो पैसा हम लोग दिए थे उसको हम लोग को दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से भोजन खा पी सके। तो भैया खा पी सके, आई सीधे मना कर रहे कि ना ना लग जाओ, दूर भाई, वो जो जा रहा है उसको मार के 2-3 थोपी भगवा दे रहे हैं, सैनिक से निकलवा दे रहे हैं। तो इसी रूप में धीरे धीरे जनता जो है आक्रोश में आया और इस क्रांति को उग्र हो गया। आक्रोश काहे नहीं आएगा भैया, भूखे चरचर को मर जाती है वो गाँव में तुरंत, तो क्या करेगा जनता? यहाँ देखे तो पेपर लीक हो गई तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मांगे लेते, फिर मोदी जी ये कह रहे थे कि एकदम कुर्सी छोड़ दीजिए। तो उसी तरह जब भूखे मरने लगा जनता, यहाँ गैस के दिक्कत हो रहा है, तो आप बताइए अपने पर कि क्या बीत रहा है? आप खुद विद्रोह करने लगे हैं सरकार के, पेट्रोल इथेनॉल 20% मिला रहे हैं तो उसमें विद्रोह करने लगे। और यहाँ पर ऐसी स्थिति है भयावह कि खाने के लिए नहीं है, तो क्या यहाँ पर घटना हुई होगी आप लोग अपने से कल्पना कर सकते हैं। तो इस चीज को लुई सलामा जब अपने भवन में था तो ये क्रांति हुई, और क्रांति का इमेज है 1789। तो बताते हैं कि क्रांति कैसे फ्रांस इस क्रांति को क्या करते हैं धारण कर पाया, और इस क्रांति को राजा के सामने पेश किया, और राजा इसके कारण क्या किया क्या नहीं किया, इस चीज को देखते हैं। देखना यही है कि मान लीजिए कि क्रांति लोग करने गए, अभी जंतर मंदिर पर आंदोलन करने गए, आप भी गए होंगे, मान लीजिए कोई सदस्य गए होंगे आपके रिलेशनशिप के, तो वहां पर देखें कि पुलिस आकर सरकार द्वारा बुलाकर उसको हटाया गया कि आंदोलन को हटाइए, आंदोलन को भगाइए, वहां के जो छात्र छात्रा है उसको हटाइए, आंसू गैस छिटा गया, ये सब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो हुआ हुआ सर, ऐसा बात हो रहा है सर कि मान लीजिए कि आपका जो खाली क्रांति जनता चाहा, जनता ने लुई सलामा को भगा दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप सोच रहे हैं ऐसी घटना घटी जब मान लीजिए कि 1785-86 में जनता ने ठाना कि राजा को भगा देना है, राजा को यहाँ से गद्दी छोड़वा देना है, राजा हमारा जो है अच्छा से ध्यान नहीं रखा है, दूसरा राजा चाहिए। तो जनता आंदोलन करने के लिए रोज जाती भवन पर, लेकिन सैनिक वहां पर तैनात रहते थे, एकदम मार के भगा देते। अब ये मान लो कि मोदी जी भी चल जाइएगा आप कि गैस ना देता ये करे, लेकिन नहीं ना कर पाइएगा, वहां पर उनका सैनिक है, अंग रक्षक है, उसी प्रकार से राजा के यहाँ अंग रक्षक रहते थे। तो देखते हैं कि क्रांति का आखिर 85-86 में दिक्कत हुआ था, तो 89 क्यों समय लग गया क्रांति को करने में, इतना समय 3 साल 4 साल क्यों लग गया? तो लग गया भैया इसलिए कि आप लोग 85-86 में क्रांति हुआ, और बैठाइए, और इस क्रांति का भाग ले लिया 1789 क्रांति, और 1789 में एक क्रांति हुई। तो देखिए क्रांति कैसे हुई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैठो उधर बैठो उधर। तो 1789 की क्रांति जो है देखते हैं आखिर कैसे ये सामना हुआ, 1789 क्रांति या फ्रांस कैसे पेश कर पाया। देखो इसी में आप लोग का एक आता है रॉकी भाई वाला एकदम रोल केजीएफ वाला निभाएगा, केजीएफ वाला रोल निभाएगा कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया, लेकिन अंत में एक छोटे से द्वीप पर कैद होकर मर गया। एक लाइन में उसकी पूरी जीवन की चर्चा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केजीएफ एकदम देखा हूं, केजीएफ है तो रॉकी एकदम जो पूरा मुंबई गरुड़ा पर एकदम सब पर राज कर ले भाई, समझ गए। केजीएफ 2 में देख ले होंगे आप लोग कि एकदम उस पर भी राज कर लेता है, लेकिन जब वहां की प्रधानमंत्री जब बहाल होती है, महिला प्रधानमंत्री रहती है, वो इस पर सीज करवा देता है केजीएफ को सील मारने के लिए। वो सारा सोना लेके कहाँ निकल जाता है, समुद्र में।
और समुद्र में बेचारा डूब के मर जाता है, वहां पर कहानी उसका खत्म हो जाता है। उसी प्रकार एक ऐसा आदमी की चर्चा पड़ेगा जिसने पूरे यूरोप देख लीजिए भैया, यूरोप कहीं से नहीं है, यूरोप एगो देश नहीं है, आप लोग देख सकते हैं पूरे यूरोप, यानी कि इसमें कई देश शामिल हैं। तो पूरे यूरोप पर क्या हुआ कि को बदल दिया, पूरे यूरोप को बदल दिया, लेकिन अंत में एक छोटे से द्वीप पर कैद होकर बेचारा मर गया। वो कौन था आपको आगे पता चलेगा, जानकारी है तो कमेंट में आप उसको दीजिए। देखिए उस आदमी का नाम है भैया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये इनका जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ। इनके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट, समझ गए, जो पेशे से एक वकील थे। तो पूछिए कि सर बोनापार्ट क्या है। बोनापार्ट एक जातीय समुदाय अपना टाइटल लगाते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ मिश्रा जी, शर्मा जी सब टाइटल लगाते हैं, उसी तरह ये टाइटल है। बोनापार्ट का अर्थ होता है ऊंची जाति, यानी कि नेपोलियन जो थे वो अच्छे जाति यानी ऊंचित घराना से थे, अच्छे घर से थे। उनके पिताजी वकील थे, आप ऐसे ही देख सकते हैं। ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसे एकदम रॉकी भाई हैं, पूरा रॉकी भाई वाला रोल यही किए हैं, समझिएगा। जो इनके पिताजी हो गए वकील थे, इनका जन्म इतना में हुआ। तो ये जन्म से बहुत तेज थे, तोप वादक में जो है तोप चलाने में बहुत माहिर थे। इनका शिक्षा जो है समझिए तो एक तरह से क्या कहा जाता है, वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति ये किए थे, समझ गए। तो ये 17 साल की उम्र में मात्र सेनापति बन गए थे फ्रांस के। तो 17 साल की उम्र में सेनापति कैसे बन गए थे। अब वही आप लोग या हम लोग कोई भी जब इंटर का एग्जाम देते हैं तो एक फॉर्म आता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर इस फॉर्म को आप फिल करिएगा, इसमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा, आप इसको जॉब करिएगा, तो इसमें आपको 17 से 21 शायद इसका एज रहता है। और ये आपको पूरा एक लेफ्टिनेंट होता है पद, लेफ्टिनेंट पद होता है जिसमें बहाली रहिएगा आप, तो आपके अंदर पूरे आर्मी की एक छावनी रहती है आपके अंदर में। उसी प्रकार से ये जो नेपोलियन जी थे, पहले मान लीजिए कि अब लेफ्टिनेंट इसका नाम है, पहले सेनापति, राजा के यहाँ सेनापति चलता था। तो वो मात्र 17 साल की उम्र में ही सेनापति का एग्जाम क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करके फ्रांस में सेनापति के पद पर नियुक्त थे। तो 17 साल की उम्र में 1769 में जन्मे हुए और 17 साल की उम्र में सेनापति बने। तो इनका जो है नेपोलियन जी का 1789 की क्रांति में, नेपोलियन जी जो है 1789 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिए। योगदान क्या दिए सब समझना है। समझना यही है कि मान लीजिए कि आप लोग को जैसा बताएं कि हम लोग अभी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन करते समय जो है सरकार द्वारा भेजी गई पुलिस सिपाही हम लोग को रोक रही है, आंसू गैस का छिड़काव कर रही है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो आंदोलन करने जाते थे इनके भवन पर चढ़ के, तो इनके सैनिक मार के हटा देते थे, भगा देते थे कि भागो। लेकिन जब नेपोलियन को बात पता चला और जाने की राज्य की स्थिति भयावह है, राजा को सही में बदलना चाहिए, राजा सही नहीं है, तो ये जो है पूरे अपनी आर्मी छावनी के मालिक थे। तो ये पूरे आर्मी छावनी को अपनी ओर आकर्षित करके, पूरे फ्रांस की सेना को अपनी ओर आकर्षित करके और क्रांति के लिए उन्हें भी उग्र किया। कहे कि देखिए भाई नया सरकार आने दीजिए, अभी आपको मान लीजिए 30,000 पेमेंट देंगे, 50,000 देंगे। अब मान लो कि जो सिपाही आंसू गैस छीटे आए ओके धर लेते हैं, कहते हैं कि ना बीजेपी के ज्यादा सीजेपी बनता है तो तेरा 1 लाख के महीना दिवा दूंगा, तो मान लीजिए भी क्रांति में शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार से वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसा आपको सपोज करवा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको जो है नेपोलियन बोनापार्ट काम करेंगे, जो 1789 क्रांति को इनका जो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस क्रांति में। और ये काम करेंगे क्या कि अपने जो सेना है फ्रांस का, उसका आकर्षण करके और राजा के प्रति विद्रोह करवाएंगे कि इनको हटाइए। और यही इन्हीं का इसलिए बड़का योगदान माना जाता है, क्योंकि ये अगर नहीं रहते तो ये क्रांति जो है आपका संभव नहीं था, समझ गए, ये क्रांति संभव नहीं था। देखिए तो अब सेनो जो है तलवार बंदूक लेके राजा के प्रति विद्रोह करने लगा, तब बताइए कि राजा क्या करेगा।
अब इधरहू गली दे जाई थी तो दूगो मारला ढेला ले ले है, इधरहू जा रहा है तो तलवारें ले ले, बच्चा से छोटा से सियाना तक सब कोई क्रांति करने के लिए तैयार हो गया और क्रांति करने के लिए तैयार है। एकदम क्रांति हो गई थी। 1789 की क्रांति का रूप धारण किया, यह क्रांति हुई और क्रांति के फल स्वरूप भैया लुई 16वां भाग गई थी। लुई 16वां फ्रांस छोड़ के क्या गया, भाग गए और फ्रांस छोड़ के भागे। तो फिर फ्रांस में आके हुआ क्या सर ये बताइए। अब फ्रांस छोड़ के आपका लुई 16वां भाग गए। अब आप तो जो है फ्रांस की गद्दी सुनी है और नेपोलियन का सबसे बड़ा योगदान था इसमें। और जानेंगे हम लोग कि नेपोलियन कैसे सम्राट बने और ये कैसे इनको से जो ये लाइन लिया गया है कि यूरोप पर पूरे यूरोप को बदल दिया और कैसे ये जो क्रांति किए उसमें योगदान रहा इनका। अब जानेंगे कि नेपोलियन जो है क्या कैसे करेंगे और कैसे सम्राट बनेंगे। लुई 16 आपका फ्रांस छोड़कर भाग गया और फ्रांस छोड़कर ही भाग गए थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इनका ससुराल था, वहीं की राजकुमारी से इनकी विवाह हुआ था। तो ये ऑस्ट्रिया चले गए थे और ऑस्ट्रिया जाने के बाद अपना बाल बच्चा लेके ऑस्ट्रिया भाग के लिए थी। लेकिन जब फ्रांस की जनता को यह बात पता चला कि लुई जो है ऑस्ट्रिया भाग गया तो फ्रांस की जनता में एक विचार उत्पन्न हुआ। विचार यह हुआ कि जो है राजा ये सब लगता है पैसा कमा कमा के ऑस्ट्रिया में ही रखा है, अपना ससुराल में भेजा है, रोड सड़क नली ये सब बढ़िया कराया है। मान लो कि अभी मोदी जाए थे मेलोडी ये सब के चॉकलेट देते उतना जनता एकदम आक्रोश करे ले कि यहाँ हम पेन लगी थे, रोज हवाई जहाज से उड़ के आए मेलोडी के पास जाते थे मेलोडी चॉकलेट लेके। उसी प्रकार से यहाँ जनता ने इनको देशद्रोही घोषित कर दिया कि लुई 16वां जो है राजा देशद्रोही, अपने देश से ये क्या कर रहा है, द्रोह कर रहा है, विरोध कर रहा है, माने देश से अपना छल कर रहा है। समझिए देशद्रोही है और देशद्रोही मानकर इनको 1793 या 94 में फांसी की सजा दे दी गई, जिसमें इनकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इनको दोनों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन बेटवा यही है इनका लुई 17वां जो आप लोग को दिखाएं। इन्हें जो लुई 17वां है इनकी उम्र मात्र 10 ईयर्स थी, इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं दी गई क्योंकि इनका 10 वर्ष बालक हल्थी नदी। तो इनको भैया जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया तो मान लो कि राजा के बेटा हल्थी खीर तक खीर बनी तो तस्मय खीर खाए के नाम मने हमारा तस्मय खाए के माने तस्मय बनी था। अब जो है जेल में बंद है, जेल में खाली खिचड़ी चोखा मिली थे। कितना दिन जी थी एसी में सूते वाला ऐसी गए में रही थे। तो इनका बताया जाता है कि 10 या 12 वर्ष की उम्र में जो है अकाल मृत्यु हो गया, मर गए। इसलिए हम जो पेश किए वो बचपन का इमेज आपको पेश किए। देखते हैं अब लुई 16वां की कहानी खत्म हो गया। फ्रांस पर क्या है सर बताइए, फ्रांस पर अब किसका शासन चलेगा? तब फ्रांस पर अब चलेगा भैया आपका ये जो है लुई 16वां भाग गए कौन सी क्रांति से? 1789 की क्रांति से। और यही क्रांति जो है क्या उत्पन्न की? राष्ट्रवाद की भावना। जनता को लगा ये हमारा देश है और ये क्यों शासन कर रहे हैं, समझ गए। अब देखते हैं आप लोगों को कि भैया ये भाग गए। अब देखते हैं कि भाग गए तब कौन कुर्सी संभालेगा। 1789 के बाद क्या हुआ फ्रांस का? 1789 के बाद आपको कुर्सी संभाला एक आया डायरेक्टरी सदस्य या डायरेक्टरी सरकार। डायरेक्टरी सदस्य या डायरेक्टरी सरकार कहिए, जिसे 500 सदस्य थे उनको कहा गया कि आप पदभार संभालिए और फ्रांस का देख रेख करिए। तो 1789 के बाद डायरेक्टरी सरकार जो पदभार संभालने लगा। हुआ कि नेपोलियन जो है बहुत बढ़िया योगदान दिया, ये नहीं रहता तो क्रांति के नहीं कर पाते हम लोग। अगर सेना के अपनी ओर नहीं आकर्षित कर पाता तो ये क्रांति के आज हम लोग नहीं कर पाते। लुई 16वां नहीं भागता हमारा देश छोड़ के। तो डायरेक्टरी सदस्य ने कहा इनको कि देखिए भैया जो है आपका लुई 16वां सबका कहने धन छुपा के रख ले है, अभी जनता के भूखमरी आयल है तो जनता को क्या किया जाए। जनता के लिए आप मान लीजिए कि घर में जो है घर में अनाज खत्म है और भूखे एकदम सो रहे हैं तो क्या करिएगा, कहीं भी नौकरी मिल ही नहीं रहा है तो चोरियों ने करने का उपाय बचेगा कि दूसरे के यहाँ चुरा के लाएंगे। कोई से मांग रहे हो दे ही नहीं रहा है, कोई नौकरी लगी नहीं रहा है तो आप चोरी कर कर अपना पेट भरिएगा, लेकिन पेट पे अपन जीवन यापन करिएगा ना। तो उसी प्रकार से नेपोलियन को कहा गया कि भैया तुम जाओ और जाकर
और समुद्री जो जहाज आ रहा है, देश से विदेश से माल आ रहा है, पैसा इनकम, उस सब के लूट के ले आओ। ठीक है, पहले जानते हैं आप लोग कि पहले अभी भी ज्यादा जब देश से एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है तो वो जहाज या समुद्री माल का चुनाव होता है। पहले से भी यही मार्ग प्रचलित था। अभी भी अगर ज्यादा देश से विदेश में सामान जो भी आयात निर्यात होता है वो सब इसी द्वारा होता है। कोई नेपोलियन भैया चला गया, आपके जहाज वहाज आ रहा था ब्रिटेन का, कोई देश का, उसको लूटने, और वहां से लूट के सरकार को क्या किया, पैसा भेजने लगा। देखिए नेपोलियन आपको नाव पर बैठा हुआ है और सैनिक को लेकर कहा गया कि तुमको जितना सैनिक ले जाना है ले जाओ भैया, और लेकिन हमको पैसा वहां से भेजो ताकि हम फ्रांस को चला पाए। और सैनिक को लेकर चला गया, आपको दिखा दिया इमेज में। आते हैं अब चैप्टर पर। तो सैनिक को लेकर चला गया, डायरेक्टली सदस्य को पैसा कोई भेजा और फ्रांस को चलाने के लिए जो पैसा रुपया कमा के भेजता था, फ्रांस चलता था। आप मानिए कि एक घर है और उसमें अनाज उनाज एको ठोप नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसी में से एक लड़का निकल कर बाहर अपना चोरी चाहे किसी करके इनकम करके इस घर को चलाया। उसी तरह से नेपोलियन जो है फ्रांस को भोजन यापन या पैसा कोई जो भी घटा वो सब दिया। लेकिन डायरेक्टरी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चला और सन 1795 या 96 कहता है कि उसमें डायरेक्टरी सरकार में जनता ने विद्रोह कर दिया कि ये जो सरकार है सही नहीं है। और सही काहे नहीं है भैया, ऐसे क्रांति किए हैं आप लोग, वो सब के ठंडा करना है, कहीं तोड़ फोड़ दिए वो सब बनाना है, और आप लोग को नए तरह से सड़क ये सब बना के थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन फ्रांस की जनता को जो है संतुष्टि नहीं थी कि इसे भी हटाओ, ये भी अच्छा नहीं है, सही भोजन नहीं दे रहा है। तो 95-96 में फ्रांस की जनता ने आपको विद्रोह कर दिया। किसका? डायरेक्टरी सरकार का भी कहा कि आप भी छोड़ के जाइए। तो नेपोलियन वहां से देखा आपको कि खबर मिला कि फ्रांस में कुर्सी फिर तक लगा रहे भैया, वहां की जनता फिर विद्रोह कर दी। तो नेपोलियन वहां से भागले एकदम चल आएगा 95-96 में आपको फ्रांस में। आप फ्रांस में आके और 4-5 डायरेक्टरी सरकार के एकदम बुलाएगा, कुर्सी पर बैठाएगा, कहेगा कि क्या दिक्कत है, हम पैसा भेज रहे हैं तो काहे नहीं करें, सब बताएं कि ऐसा बात है, नहीं हो पाया। तो 4-5 के एकदम तलवार निकाल के एकदम काट देगा और जनता के आगे सामने आके कहेगा कि डायरेक्टरी सरकार की सदस्यता खत्म हो गई, वो लोग को हम ही मारे हैं, अब हम ही जो है आप लोगों का संरक्षण करेंगे, आप लोग का सही उद्धार करेंगे। तो जनता इन पर विश्वास किया, क्योंकि ये जो क्रांति में अपना 1789 की क्रांति में जो अपना योगदान दिया उसको जनता ने देख चुका था। 20-22 साल की उम्र है इनका अभी, मान लो 69 में जन्म लेती, 1789 क्रांति 20 वर्ष में कितना लड़का बढ़िया करेगा। और ये जो है 4-5 साल से बाहर में रह के घर चलालत है, ना हुआ है कि लड़का हमारे घर चलालत है, पहले खाए के ना लड़का, ये लड़का सब खाना पीना सब दिया है। तो 4-5 साल तक यही जो भोजन तो चलाया है। तो नेपोलियन को विश्वास की जनता और चुप हो गई। और चुप होने के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन ने एक नियम अपनाया, और नियम क्या अपनाया कि फ्रांस की जनता बार बार क्रांति के लिए उग्र हो जा रही थी। तो मान लिया कि अभी कही था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, वही अगर बगल में बैठ के मोदी जी कहें कि बतावा सुनील बाबू एकदम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दिए, बताओ तू ही बोला, तो एकदम कहो ना कि ना मालिक एकदम गलत बात है, ना दिलवाइए। यही नहीं, राजा बैठ गया बगल में ना, तो जो उसका हुआ क्या कि आपके अंदर सद्भावना आया कि अरे हमारा तो पीछे राजा आवा है। अब मान लो कि एग्जाम्पल दे रही, गांव में मुखिया दिया था, मुखिया जी भले को काम ना कर रहा था, रोड नलक रोड सड़क लाइन बिजली ये सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी अगर आपके द्वारी पर आकर एक कप चाय पीते हैं तो आप भी कहते हैं कि बड़ा निमन मुखिया जी आते, तोरो नाम हो ना जी, फलना के घर पर तो मुखिया भाई, फलना के घर पर तो प्रधानमंत्री। ये सब तो देखते हुए जो है जनता को खुशी मिलती है और आपको भी नाम होता है, इसके वजह से आप उनको मुंह पर नहीं बोल पाते हैं। वही नेपोलियन सेम काम किया आपका। नेपोलियन क्या किया कि यहाँ की जो जनता है बार बार उग्र हो जा रही है, इसको कैसे शांत किया जाए। तो ये जो है फ्रांस की जनता में घूम घूम कर सब अपना दुख बताए, देखिए हम ऐसे कमा के भेजिए तब जाके घर चल रहा है, और अभी ऐसी क्रांति कैसा आप दिक्कत हो जाती है, बढ़िया से रहा। तो 95-96 एकदम पूरा घूम के एकदम किया, 1803 तक घूम के फ्रांस की जनता को जो है अपने फ्रांस की जनता इसे दिल में बसा लिया। एकदम कहते हैं KGF आप देखते हैं तो रॉकी भाई पहले डायरेक्ट गरुड़ा को नहीं मारता है,
पहले वहां की जो आम जनता थी वहां स्थित होने वाले, उसके दिल में जो है, उसके मन में भावना उत्पन्न करता है, डर को खत्म करता है, कहता है कि हम है ना, हम है ना, हम आपको जो है सही कर देंगे। समझ। उसी तरह नेपोलियन जो है घूम घूम कर और सभी को ये क्या कहते हैं, तो दिलासा दिलाया कि हम हैं, आपको सही कर देंगे। और 1803 तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई और भैया आपको फ्रांस एकदम शांत हो गया। फ्रांस में अब शांति स्थापित हो गई। अब क्रांति के लिए उग्र नहीं है। अब कहा कि जे करेगा से नेपोलियन करेगा, वो बढ़िया लड़का है, हम लोग को संभाला है, खाना पीना दिया है। समझ गए। और शांत हो गई। तो ये देख सकते हैं, ये इमेज में आपको 1804 ईस्वी का इमेज प्रस्तुत है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस का स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अपने एकदम टोपी पहन लिया। यहाँ देख सकते हैं लोग खड़ी है, नेपोलियन है एकदम टोपी पहन के गद्दी पे एकदम बैठल है। तो स्वयं को नेपोलियन जो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और 1804 ईस्वी में एक नियम लागू किया, जिस नियम का नाम है आपका नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता के अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत यही था भैया कि अच्छा सड़क नली यानी नियम लागू किया। जैसे हमारे यहाँ सरकार संविधान लागू है कि कैसे क्या कानून बना हुआ है, उसी तरह नेपोलियन संहिता लागू हुआ, जिसमें फ्रांस को सड़क नली शिक्षा इस सब पर ध्यान दिया नेपोलियन। और फ्रांस को शिक्षा भी दिया, बढ़िया स्कूल भी दिया, रोड भी दिया। तो हुआ ना कि अरे ये तो खूब बढ़िया किया, ये हमने सड़क देख लेना, सीमेंट कैसा न है, रोड बना दिया। तो यहाँ से आपको चैप्टर में पूछता है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता आखिर कब लागू हुआ, तो सन 1804 ईस्वी में। और सन 1804 ईस्वी में अगर ना याद रही थे तो देखते होंगे कि मान लीजिए हम ही हैं तो कुछ बोल देंगे कि हाँ आज से बेरोजगार को 200 रुपया दिया जाएगा, बिहार में जितने बेरोजगार है, तो कहा हम नियम को पालन कर लेगा, हम कहाँ से देंगे। उसी प्रकार से अगर ये बात सम्राट चौधरी बोलेंगे कि हम हर बेरोजगार को 200 रुपया आज से देंगे, ये नियम पारित करते हैं, तो उनकी बात का वैल्यू है, क्योंकि वो अभी बिहार के सम्राट हैं या मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो उसी तरह से नेपोलियन है, मान लीजिए कि नियम लागू करता नेपोलियन संहिता, बिना सम्राट बने, तो क्या ये नियम का कोई जनता मानता। अब यही अगर ये सम्राट बन गया कि हम तो अब सम्राट बन गए, अब प्रधानमंत्री जे कहती वो होता। नरेंद्र मोदी अब मान लो कि हम कह दें कि आज 12 बजे दोपहर के थड़िया पीटिएगा, आपको एकदम भविष्य में एकदम अच्छा उज्जवल भविष्य मिलेगा, तो आप हमारा बात नहीं मानेंगे। लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह दे तो आप 12 बजे उठ के भी थड़िया पीटते हैं। तो यही बात हुआ, नेपोलियन सोचा कि सम्राट बनेंगे तभी तो हमारा नियम पारित होगा। तो सन 1804 ईस्वी में एकदम टोपी पहना और दूसरे ही दिन एक नियम लागू किया जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। तो अभी तक आपका 2-3 प्रश्न हुआ। पहला कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप एक महादेश है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, तो लुईस शासक था, उसके शासनकाल में भूख हड़ताल की महामारी आ गई थी और इसी फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति हुई जिसका नाम 1789 की क्रांति है। उसमें नेपोलियन का योगदान रहा कि वो सेना को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि ये फ्रांस का मुख्य सेनापति था, उस समय लेफ्टिनेंट था, एनडीए था, अपना मान एक नवयुवक लड़का था, ये जो है राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित था, राष्ट्रवाद चाहता था। लेकिन अब जो है आपको देखना है कि अब नेपोलियन का मृत्यु कैसे हो गया। पाठ में ये सब बात नहीं बताया गया, आपको सिर्फ चैप्टर में 1789 की क्रांति बताई गई है, लेकिन बुक में एक शब्द टीचर को पूरी व्याख्या करनी पड़ती है। बुक सिर्फ मान लो कि बुक में इशारा बताया रहता तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप पूरी कहानी अपने से समझ के अपने पढ़ लेते हैं। लेकिन बुक में आपका सिर्फ एक लाइन की चर्चा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और वो आपको हम इतना एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ, 1789 क्रांति हुआ। तो देखिए अब नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन तो आपका सम्राट बन गया, कब बन गया, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में फ्रांस बन गया, कहां का, फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बनते ही साथ इसको भैया फ्रांस से संतुष्टि नहीं था। जितना भी सब यूरोप में देश है, ब्रिटेन, इधर रूस है, ऑस्ट्रिया है, प्रसा है, इटली है, इधर फ्रांस था, ये मतलब जितना कहिए सब देश है, इसको चाहिए था कि हमारा पूरा देश पर यूरोप पर हमको आधिपत्य चाहिए। पहले रॉकी को KGF 1 में देखते होंगे आप
कि रॉकी जो है सिर्फ खाली मुंबई पर राज चाहता था कि हम मुंबई पर राज करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास ऑफर आया कि एक गो के मार देगा तो मुंबई का राजा तू, तो गरुड़ा के मारने जाता है और खुद ही वहां का राजा घोषित कर देता है, खुद ही राजा बन जाता है। कहता है कि मुंबई में असली मजा नहीं, अगर यहाँ के हम राजा बनेंगे तो मुंबई जैसा हमारे अंतर्गत रहेगा, यही बड़का कुर्सी है। तो उसी तरह से जो नेपोलियन है अब तो फ्रांस का सम्राट बना, लेकिन इसको संतुष्टि नहीं था, यह कहा कि हमको पूरे यूरोप पर आधिपत्य चाहिए। और इस सोच की वजह से यह जो है 1805 ईस्वी में यह कुछ कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। युद्ध किसके साथ छेड़ दिया? तो छेड़ दिया युद्ध आपको ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये तीनों देश के साथ एक के बार लड़ गया। फ्रांस एकदम हौला था, ये तीनों में एक के साथ लड़ गया, तीनों के एकदम मुड़ी उड़ी काट के कर दिया, तीनों पर अपन राज कर ले, जिसे ट्राफलर का युद्ध कहा जाता है, ट्राफलगर का या टाफलर का युद्ध कहा जाता है, जो 1805 ईस्वी में घटा। और इसमें सिर्फ इसके पास फ्रांस की सेना थी, जिसकी संख्या मानिए लगभग 1 लाख, मानिए कि 1 लाख इसके पास सेना था, और लेकर ये तीनों देश से लड़ने चला गया। तो मान लो कि 1 लाख की सेना रहती तो 3 लाख सैनिक रहती, 3 लाख सैनिक रहती तो इसी मारा के चला गया। तो इस युद्ध में जो है वो बेचारा हार गया। नेपोलियन जो है टाफलर का युद्ध में आपको हार जाता है, समझ गए? ये टाफलर का युद्ध में हार जाता है, लेकिन इसको हार ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होता है और ये चीन आपको युद्ध छेड़ देता है 1805 ईस्वी में। जैसे मान लीजिए कि ये जनवरी या मार्च के बीच में ये बताता है कि युद्ध हुआ है, और 1805 लास्ट ईयर में युद्ध हुआ था, समझिए। देखते हुए कि केजीएफ में एक बार अधीरा नाम था उसका, हाँ, अधीरा जो है मारता है रॉकी भाई को तो चला जाता है, लेकिन उसको हार मंजूर नहीं लगता है कि तो चला गया, और उधर से वो गोली वोली लेकर एकदम आता है, कहता है कि ये फिर आ गया। उसी प्रकार से नेपोलियन जो है हार के चला गया, लेकिन एक ज्यादा दिन तक रॉकी भाई ने हार बर्दाश्त नहीं है, इसको एकदम मिशन में था कि एकदम मारी के छोड़ेंगे, उनको हरा दिया का है। तो हार ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके देखते हुए ये जो है 1805 ईस्वी में युद्ध छेड़ा, और ये जो भूमि का नाम था ऑस्टरलीच, और इसमें युद्ध लड़ा, कहा कि ब्रिटेनवा ज्यादा हमको हरा दिया था, ब्रिटेन के सैनिक जो है ज्यादा हम पर आक्रमण किए थे। इसमें युद्ध लड़ा आपको रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा से, तीनों देश से। कि अबरी यही तीनों के देखेंगे। अबरी जो है क्या कहते हैं, प्रसा से नहीं था शामिल, इसमें प्रसा नहीं था भैया, ऑस्ट्रिया और रूस से खाली 2 देश से जो है लड़ा आपको 1805 ईस्वी में, और 2 देश में लड़ा। तो इसमें क्या हुआ, इसका 2 देश से लड़ा आपका रूस और ऑस्ट्रिया से 1805 ईस्वी में। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया को जीत लिया, जिसे हम लोग ऑस्टरलीज का संधि कहते हैं, समझ गए? तो इस पार्टी आप लोग देखिएगा, ये पार्टी आप लोग को लिखेंगे, समझते जाइएगा। इधर पहले नेपोलियन के पास फ्रांस नामक देश था, फ्रांस का उस समय आता, समझ गए? अब जो है 1805 ईस्वी में आपको ऑस्टरलीज का संधि किया और ऑस्ट्रिया को जीत लिया। तो अब इसके पास किसका सेना हो गया, बढ़ गया, ऑस्ट्रिया का, इसका अधीन हो गया ये देश। लेकिन फिर ये क्या हुआ, इसके पास अब कितने देश का शासन हो गया, 2 देश का। फिर तीसरा में आपको 1806 ईस्वी में प्रसा के साथ, प्रसा और रूस के साथ युद्ध छेड़ा, प्रसा और रूस के साथ युद्ध छेड़ा। तो इसमें भी रूस को नहीं हरा पाया और प्रसा को हरा दिया। तो प्रसा को हराया तो जो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक संधि हुआ जिसे हम लोग जानते हैं जेना के संधि, समझ लो। 1806 में प्रसा के हराया और जेना की संधि किया जाइए, और इसका नाम पड़ा आपको, इसके पास कितने देश का अब हो गया शासन, 3 देश का, 3 देश का अब शासन हो गया, समझ गए? अब देखते हैं आपको कि आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे फिर 1807 ईस्वी में जो है रूस, खाली अब रूस से एक बच गया था कि अबरी जो है
रूस के साथ एकदम युद्ध करेंगे, रूस के साथ युद्ध करेंगे। कहा है कि जो है दो 3 बार से एकदम छटक जा रहा है। तो रूस के साथ युद्ध किया 1807 ईस्वी में। तो समझिए कि इसके पास 3 गो देश के सेना है, 3 गो देश के सेना है। तो एक से 1 लाख तो 3 लाख सेना हो जाता है। और रूस कितना जुटा पाते, 1 लाख 2 लाख। एक के देश नहीं बेच रहा, तीनों देश का पकड़ करते। तो हारना तो स्वाभाविक है भैया। तो यहाँ पर हार गया और फिनलैंड की संधि हुआ। 1807 ईस्वी में फिनलैंड की संधि हो गया और इस पर आधिपत्य हो गया रूस पर भी। यानी कि नेपोलियन को कहिए तो अंदर में 4 गो देश आ गया, ये सब युद्ध किया था। अब सिर्फ बच गया था आपका ब्रिटेन, जो एकदम मोटा आपका यही इसका दुश्मन था। इसी पर आधिपत्य जमाने में जो है नेपोलियन हार गया और मृत्यु को पाया 1881 में जेल में, सेंट हेलेना में। इसकी कहानी है कि ब्रिटेन आप लोग जानते हैं जैसा कि ब्रिटेन लंदन है जो हमारे यहाँ भारत में 200 ईयर्स शासन किए थे, समझ गए। तो ब्रिटेन को हराना आसानी बात नहीं है क्योंकि ये पैसा से और शक्ति से भी मजबूत है, क्योंकि 200 साल इंडिया पर शासन करते हैं। समझता हूँ ये यूरोप महादेश छोड़ के दूसरा पर शासन करी थी। अब आप जो है इसी पर शासन करने के फेर में है। ब्रिटेन जो है अपने यूरोप को छोड़कर ये एशिया महादेश में भारत पर शासन किया बिजनेस के नाम पर। और यहाँ के जो देश है फ्रांस, नेपोलियन सोचा कि हम इसी पर शासन करें, यानी कि मोटे एकदम गरीब मछली धरे चले। तो इधर आते कहीं हो एकदम पैसा में भी बरियार है। आपको से कहिए कि क्या कहते हैं, पैसा में भी बरियार है और सैनिक में भी बरियार है, सैन्य बल में भी बरियार है। तो ब्रिटेन को हराने के लिए नेपोलियन ने एक नियम अपनाया और नियम होता क्या है कि कहा अपने चारों देश जो इनके चारों देश इसके क्या थे, अधीन थे। तो ये चारों देश से कहा कि भैया आप लोग जो है ब्रिटेन से सामान नहीं खरीदिए, ब्रिटेन से जो भी आयात निर्यात कर रहे हैं वो सब नहीं करिए, वो सब छोड़ दीजिए, ताकि जो है ब्रिटेन कमजोर हो जाए। आर्थिक स्थिति से अगर कमजोर होगा तो ये पटक देंगे इसको हम, आर्थिक स्थिति से कमजोर होगा। तो सबसे पहले हम लोग के यहाँ भी देखे होंगे महात्मा गांधी कहते हैं तो अंग्रेजी स्कूली का बहिष्कार करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हैं। इसका जो द्वारा चलाई गई है उसको पहले बहिष्कार किए, कपड़ा का बहिष्कार किए, सूती वो सब कपड़ा का बहिष्कार किए, सूती वस्त्र अपनाने के कहे, चरखा का धरकर आंदोलन दिए। तो ये सब तो यही चीज नेपोलियन किया था अपने में, अपना यूरोप महादेश में कहा कि हमारे अंदर तो 4 गो देश है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है और प्रसा है। ये चारों के कहा कि आप जो है सामान इसको से नहीं खरीदिए, सामान नहीं खरीदिएगा, पैसा इसको जुटेगा नहीं, आर्थिक स्थिति से कमजोर होगा और हम भैया आक्रमण कर देंगे, आक्रमण करके इसको हम हथिया लेंगे, समझ गए। लेकिन इस सपना इसका अधूरा रह जाता है, ब्रिटेन पर ये आधिपत्य नहीं जमा पाता है, लेकिन 4 देशों को जीत पाता है। इसकी चर्चा पूरे मतलब कि यूरोप में होने लगी और नेपोलियन को सब लोग जानने लगे, नेपोलियन बहुत शक्तिशाली है और इसकी चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। इसी बात को जो है प्रकट किया हूँ एक पंक्ति से कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया, लेकिन अंत में एक छोटे से द्वीप को कैद होकर मर गया बेचारा। वो कौन था? वो नेपोलियन था आपका भैया, समझ गए। आगे बताते हैं आपको क्या हुआ। तो इसको हराने के चक्कर में बेचारा फ्रांस, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया को प्रशासन एकदम धीरे धीरे कमजोर करने लगा। मेन इसका उद्देश्य था कि इसको हराए, इस पर शासन पाए। तो इसका यहाँ से बागडोर थोड़ा सा ढीला होने लगा और ये जब गया ये कहा कि इसको चलते ये सब सामान नहीं खरीदिए, ये एक देश से दूसरे देश में अगर सामान निर्यात करता है तो वो हम जूता छोपी करेंगे, बंदरगाह पर समुद्र पर जाकर इसके सामान को छीन लेंगे, ये जो है दूसरे जगह से नहीं ला पाएगा सामान। तो इसी को देखते हुए ये चला गया रोकने उनके जहाज को, नेपोलियन चला जाता है जहाज को रोकने कि इसके जितना भी ब्रिटेन के जहाज है वो सब जहां जहां जाता है वो सब रोकेंगे और उसका सामान को लूट के अपने राज्य में अपने देश में लाएंगे। इधर जो है रूस जो है
आपको ब्रिटेन से चुपे चुपे सामान खरीदने लगा, चाव कपड़ा रहता है सब खरीदने लगा ब्रिटेन। इसको पता चला कि विद्रोह कर रहा है, तो ये भैया एकदम कूच कर दिया रूस की ओर, और कूच किया एकदम खिसिया गया कि हम माना किए हैं कि यहाँ पर नहीं करना है ये सब। और ये जाके सामान खरीद रहा था रूस सबका, तो रूस सामान खरीद रहा था, तो एकदम 6 लाख सैनिक बताया जाता है कि 6 लाख सैनिक लेकर रूस पर फिर आक्रमण करने के लिए चले गए दोबारा, कि अभी रूस के मार के खत्म कर देंगे। इसको कहा कि सामान नहीं खरीदो, सामान खरीद रहा है। तो इसको देखते हुए देखिएगा, इसका इमेज आप लोग को दिखाते हैं, जो क्या कहते हैं, देखिए यही 6 लाख सैनिक लेकर नेपोलियन कूच कर दिया है आपका रूस की ओर, और रूस की ओर कूच किया तो उसकी जो सैन्य बल थी वो थी 6 लाख थी। लेकिन कहा जाता है कि इसकी फ्रांस में आते आते, यहाँ से युद्ध करने के बाद आते आते इसकी सैन्य बल शक्ति मात्र 50,000 हो गई। इसके पास 3 देशों की शक्ति थी, फ्रांस रूस प्रसा फ्रांस प्रसा ऑस्ट्रिया, ये आक्रमण करने जा रहा था रूस पर, समझ गए। तो 6 लाख से सीधे इसकी संख्या 50,000 हो गई। कैसे हो गई सर? जब ये गया रूस पहुंचा है आपका, रूस में पहुंचा आक्रमण करने, तो रूस को तो पता चलेगा कि एकदम नेपोलियन आज उस सैनिक को निकले के आज तो एकदम मार के अस्थिर कर देगा। तो यहाँ की जो जनता थी वो सब सरकार कही कि आप लोग हट जाइए, इसको खाली कर दीजिए, वो आएगा तो अपना क्या तुरेगा, जो तुरना है वो तुरंत रहेगा, समझ गए। तो इसलिए यहाँ की जनता खाली कर दी, यहाँ की जनता पूरे रूस को खाली कर दी। और जब नेपोलियन पहुंचा रूस में तो वहां एक भी जनता नहीं मिला। नेपोलियन वहां लगता है कि 2-3 बार रुका भी, कि कोई लड़ाई नहीं करे आ रहा है, काची करे अब, और वहां एक भी सैनिक नहीं था, एक भी जनता नहीं था, तो नेपोलियन कहाँ से भोजन खाता। और मान लो कि घर में चोरी करे जाइएगा और घर में देखिएगा कि खाली पेटी है, तो उसमें क्या चोरी करिएगा, पेटी उठा के ले आइएगा। अब ये गया सैनिक लेकर, नेपोलियन जो है 6 लाख सैनिक लेकर गया है। इसका सैनिक काची खाते पीते बताऊं तो लूटे पाटेगा तो वहीं के सामान न खाता, भूख से कुछ मर गया इसका सैनिक। रूस में आपका भूख से कुछ मर गया सैनिक। फिर रास्ता कठिन था, बर्फीली रास्ता थी, आपको उसमें ठंड से मर गया सैनिक। आपको जो आपको पिक्चर में देखा है, ठंडा से कुछ सैनिक मर गया। इस तरह से आते आते इसका जो है सैनिक मात्र 50,000 बचा। यहीं से नेपोलियन का पतन की शुरुआत हुई। नेपोलियन राज का अंत यहीं से स्टार्ट हुआ। ये जब रूस में कुछ किया था उस सन 1811 या 12 में बताता है, समझ गए। और ये जब गया फ्रांस में तो दोबारा जब कुछ करने के लिए कहा ब्रिटेन पर युद्ध करने के लिए, तो ब्रिटेन उधर से जवाबदेही एकदम युद्ध किया और सन 1813 ईस्वी में इसको पराजित किया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रूस, अफ्रासा, ये सब ने मिलकर एकदम इसको परास्त किया। फ्रांस को अपरास्त करके इसे सर्वप्रथम भेजा गया आपको एल्बा नामक द्वीप पर। नेपोलियन को हरा दिया गया शक्ति, क्योंकि इसके पास सैनिक कम थी, उधर से आया था तो सैनिक इसके पास मात्र 50,000 थी, और उसी में युद्ध छिड़ गया, इतना में हार गया, एल्बा नामक द्वीप पर चला गया। लेकिन एल्बा नामक जो द्वीप है वो आपको जो है इटली नामक देश से नजदीक पड़ता था। तो एल्बा द्वीप पर नेपोलियन गया तो वहां भी शिक्षा व्यवस्था, इसको ब्रिटेन ने कहा कि देखिए आप जो पूरे विश्व पर माने पूरे यूरोप पर आधिपत्य चाहते हैं, शासन चाहते हैं, तो आप एक द्वीप आपको दिया जा रहा है कि आप इस द्वीप का राजा बनिए, वहीं पर आप परिसंचलन किए, आपको फ्रांस छोड़ना होगा। ये मान लीजिए चलिए मरे से अच्छा दे दीजिए हमको। इसको एल्बा द्वीप का मान लीजिए कि राजा बनाया गया, वहां पर बेचारा बढ़िया नेपोलियन सैनिटाइजेशन नियम लागू किया, शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट किया। हम लोग के पास भी है ना अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये द्वीप पर भी तो लोग रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर लोग रहते थे। तो इस चीज को नेपोलियन को दिया गया, सौंपा गया, यहाँ के सम्राट बनाया गया। और लेकिन ये ज्यादा दिन रहा नहीं, ये इटली के मदद से, इटली ने देखा कि वहां पर हमारे राजा अथन नेपोलियन राजा की जनता की चाह थी कि नेपोलियन ही आए, नेपोलियन के काल में हम लोग सुख थे और दूसरे देश पर हम लोग आधिपत्य जमा रहे थे। आज ही भारत मान लीजिए मंगल का दूसरा तीसरा लॉन्च कर दे तो आपको खुशी होगा,
उसी प्रकार से कि हमारा देश है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, उसी प्रकार से जनता की चाह ने, इटली के जनता ने इनको रातों रात भगा के अब पुनः फ्रांस का राजा बना दिया। पुनः फ्रांस पर राज करने आ गए, और राज करने आ गए तो आपको राज किए, लेकिन 100 दिन, ज्यादा दिन फ्रांस पर राज नहीं किए, 100 दिन तक किए। ये बात पता चला ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन को पता चला कि नेपोलियन आ गया, क्या अच्छा जाने दीजिए, भाग के चला है ना, अगली लड़ाई करेगा ना, अगली लड़ाई छेड़ेगा तो उसको जो है युद्ध में करके हरा देंगे, उसको लड़ाई छेड़ेगा तब ना, इसी हम काल मारे जाने क्या, इसी बेचारा आया है जेल से। लेकिन इस 100 दिन शासन किया, यहाँ पर सैन्य बल मजबूत किया, और फिर कूच कर दिले ब्रिटेन पर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस पर आधिपत्य जमाला। तो अबरी कूच कर दी तो एकदम इसकी कस के हार हुई, और हार ऐसी हुई कि बेचारा एकदम अब कुछ नहीं कर पाया, इसका सब चीज सीज हो गया। 1814 ईस्वी में या 15 ईस्वी में आप लोग को बताता है कि सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेजा गया, जहां पर इसकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई नेपोलियन की। और मृत्यु के बाद जानेंगे कि 1815 के बाद अब फ्रांस पर कौन शासन करेगा, जानना है भैया। इसी तरह से कहानी इतना एक्सप्लेनेशन के साथ बना है, दम वेबसाइट को फॉलो करिए। अब आपको दिखाते हैं कुछ इमेज। देखिए, इस सेंट हेलेना द्वीप है, अंडमान निकोबार जिस तरह से द्वीप है उसी तरह यूरोप महादेश में द्वीप है सेंट हेलेना, जो इटली के बगल में था, ठीक है। और यहीं पर नेपोलियन सर्वप्रथम भेजा गया था आपका, यही नेपोलियन है हमारे। और जो नेपोलियन थे दूसरे बार जो भेजे गए वो सीधे दूसरे महादेश में भेजे गए, एकदम बोत्सवाना, नामीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया एकदम भेजा गया, अल्जीरिया, मोरक्को, इसे दूसरे महादेश में भेज दिया गया। सेंट हेलेना देखिए तो साउथ अंटार्कटिका ओशियन, यानी कि अंटार्कटिका महादेश में भेज दिया गया है। एक हम लोग का देश महादेश है ना अंटार्कटिका, तो उधर भेज दिया गया सेंट हेलेना नामक जेल में। यहाँ पर क्यों भेज दिया गया? कहा जाता है कि ब्रिटेन ने कहा है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसके सामने जब तक आइसक्रीम का ठेला रहेगा, चॉकलेट रहेगा, वो देखेगा, लड़केगा, रोएगा उसके लिए। उसी तरह से नेपोलियन है, नेपोलियन के सामने जब तक फ्रांस की गद्दी है या यूरोप का गद्दी है तो वो भैया शांति नहीं बैठेगा, उसको चाहिए गद्दी और पाके रहेगा। इसलिए इस सब के नजर से इसको दूर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जिससे कोई उसको चिन्हने वाला नहीं है कि तू कहाँ के राजा है। और जुगे नगवा जेल बना हुआ है हम लोग के तरफ, आ जाए एकदम नेपाल तरफ के कैदी, तो हम लोग के जाकर चले कि हम फरार करे जाएंगे। यही मानिए कि पालीगंज के हमारे दोस्त को मान लीजिए कि हमारे दोस्त नहीं, कोई मान लीजिए कि पालीगंज के भाग के जाए जेल बने नगवा से, तो रात के केमारी टूट सकलत है। लेकिन मान लो कि नेपाली कैदी आई थी तो क्या केमारी टूट, चीना ना पर्ची पान लगे मर्जी का, कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग से यही कहना है कि साफ करना, सुखी रहना है। आप लोग को बता दें कि नेपोलियन कैसा इसका जीवन परिचय रहा, और इससे का परिचय पूरा एक लाइन में बताएं आप लोग को कि भैया एक ऐसा आदमी जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया, लेकिन अंत में एक छोटे से द्वीप पर मर गया। कहा जाता है कि 6 साल के बाद जो जेल में वो गया था आपका, तो जेल में जाने के बाद 6 साल के बाद काहे मर गया नेपोलियन, तो कहा जाता है कि बेचारा अब वहां जो राजा बनते हो, पूरा देश के राजा है, रुपया पैसा रोज इनकम है जेटा 1 करोड़, आप फिर आ जाते सीधे 1 रुपया पर इनकम, वो ऐसी मर जाएगा सोचते हैं। तो वही है, नेपोलियन वहां सोच में ज्यादा रहता था जेल में सेंट हेलेना में, जिसके कारण उसका शारीरिक कमजोर हो गया, और कमजोर होने के कारण 6 साल के बाद जो है वहां पर द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग जानेंगे कल के क्लास में कि अब फ्रांस का राजा कौन बनेगा और आज किस प्रकार की क्रांति पेश होगी। 1830 1848 की क्रांति का स्वरूप देखेंगे, और इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद को खत्म करेंगे। फिर इटली का एकीकरण कराएंगे, सब देश का आजाद करवा देंगे, आपको फ्रांस आजाद हो जाएगा। आजाद होने के बाद फिर हमको इटली का आजादीकरण बताएंगे, एकीकरण कैसे एकीकरण हुआ, कौन कौन वहां पर नेता खड़े हुए, क्रांतिकारी खड़े हुए। तो देखिए, ये हमारा जो वीडियो है हिस्ट्री का पहला डेमो यूट्यूब का वीडियो जा रहा है आपका। आप लोग देखिए, कहीं भी संस्थान में जा रहे हैं तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन के साथ और इमेज के साथ आपको नहीं बताया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिस ना करें भाई एवं बहनों। एकदम आप लोग ज्वाइन करिए क्लास को, ठीक है।
और अब डेमो क्लास खत्म हो चुका है। 10 तारीख ओपनिंग के 20 दिन क्लास चला दिए हैं हम लोग। तो आप लोग सिलेबस आप लोग का छूट रहा है। ये भैया 8वां मंथ आ गया है। अब अभी शिक्षक का चयन नहीं किए हैं तो एकदम चयन कीजिए कौन हमारे लिए गाइडेंस थे, मस्ट देंगे, बढ़िया देंगे और उनके पास अपना क्लास ज्वाइन कीजिए, टाइम दीजिए ताकि अपना बोर्ड प्रिपरेशन में आप अच्छा कर सकें। और बाकी अगर आपको लगे कि हम आपके लिए उचित हैं, आपको हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपको अपने मार्ग में हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच पर आए, क्लास लें और अपना जो सिलेबस पूरा करें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।